Hello everyone, you are welcome at the platform of KIMS, खनक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिहाइड्रेशन के बारे में। डिहाइड्रेशन इज डिफाइंड एज एक्सेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। डिहाइड्रेशन को डिफाइन कैसे करेंगे? जब बॉडी से एक्सेस वाटर जब लॉस होती है तो उसे हम लोग डिहाइड्रेशन कहते हैं। जनरली बॉडी को रिक्वायर होता है मिनिमम 1 लीटर वाटर फॉर डेली फंक्शन के लिए। हम लोग का जो शरीर काम करता है उसके लिए मिनिमम 1 लीटर वाटर के रिक्वायर होता है। हर पर्सन में ये चेंज हो सकता है उसके एज और डेली एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग। मोस्ट एक्टिव पर्सन जो होते हैं उसको अप्रॉक्स 3 to 4 लीटर वाटर की जरूरत होती है। बात होती है कि डिहाइड्रेशन कब होता है? जब बॉडी फ्लूइड लॉस होगा, जितना वो वाटर कंज्यूम करेगा उससे ज़्यादा अगर बॉडी का फ्लूइड लॉस होगा तो उसे हम लोग डिहाइड्रेशन कहते हैं। जनरली डिहाइड्रेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है माइल्ड डिहाइड्रेशन, सेकेंड मॉडरेट डिहाइड्रेशन, थर्ड वन इज सीवियर डिहाइड्रेशन। अब एक एक करके तीनों क्लासिफिकेशन ऑफ डिहाइड्रेशन को बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे। पहला है माइल्ड डिहाइड्रेशन। देखिए, जब टोटल बॉडी फ्लूइड का अप्रॉक्स 5% बॉडी फ्लूइड लॉस होगा तो उस कंडीशन को हम लोग माइल्ड डिहाइड्रेशन कहते हैं। यह सीरियस नहीं होता है, इसको आसानी से रिहाइड्रेट के द्वारा हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मॉडरेट डिहाइड्रेशन के बारे में। मॉडरेट डिहाइड्रेशन में बॉडी फ्लूइड का अप्रॉक्स 10% लॉस होता है। मॉडरेट डिहाइड्रेशन लिटिल सीरियस कंडीशन होता है बॉडी का, इसे जल्द ही रिहाइड्रेशन के द्वारा ट्रीटमेंट कर देना चाहिए। अगर हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट डिहाइड्रेशन यानी सीवियर डिहाइड्रेशन के बारे में, तो सीवियर डिहाइड्रेशन में बॉडी फ्लूइड का अप्रॉक्स 15% यानी 15% लॉस होता है। इसमें पेशेंट सीवियर हो सकता है और रिक्वायर होता है हॉस्पिटलाइजेशन का इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए। अगर बॉडी का फ्लूइड 15% से अधिक लॉस हो गया, याद रखना, अगर टोटल बॉडी फ्लूइड का 15% से अधिक बॉडी फ्लूइड लॉस हो गया तो ये सीवियर कंडीशन होता है, साथ में लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। देखो, वाटर और सोडियम 2 मेजर कंपोनेंट है हम लोग का बॉडी को। तो अगर वाटर और सोडियम के रेशियो के आधार पे डिहाइड्रेशन को देखेंगे तो 3 टाइप में इसे क्लासीफाई करते हैं। पहला आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, सेकेंड हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन एंड थर्ड वन इज हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। देखो, अब आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन क्या होता है इसको अच्छे से समझते हैं एक एक करके। पहला है आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि सोडियम और वाटर दोनों बैलेंस रूप से बॉडी से लॉस होती है। जैसे डायरिया और वोमिटिंग के केस में होता है कि सोडियम और वाटर दोनों लॉस होता है बैलेंस रूप से। दूसरा बात कर लेते हैं हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन में। तो हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि वाटर सोडियम से अधिक लॉस होगा, मतलब सोडियम कम और वाटर अधिक लॉस होगा। जनरली यह फीवर के केस में देखा जाता है कि हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन हो रही है, यानी वाटर अधिक लॉस हो रहा है कंपेयर टू सोडियम। अब अगर लास्ट बात कर लेते हैं हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन के बारे में, तो हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि सोडियम अधिक लॉस होता है कंपेयर टू वाटर, मतलब वाटर कम लॉस होगा, सोडियम अधिक लॉस होगा। क्लियर? तो जनरली ये अधिक डायरेटिक जो मेडिसिन होता है, यानी अधिक डायरेटिक इस्तेमाल करने पे एक कंडीशन कॉज करता है जिसमें सोडियम अधिक लॉस हो जाता है कंपेयर टू वाटर। इसे हम लोग हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो अब तक हम लोगों ने समझा डिहाइड्रेशन क्या होता है और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। अब देखेंगे
क्या होता कैसे है डिहाइड्रेशन, यानी हमारे बॉडी में या किसी ह्यूमन बॉडी में डिहाइड्रेशन कैसे होगा, मतलब इसके कॉज के बारे में देखेंगे। देखो इसके बहुत सारे कॉज हैं, इसके बहुत सारे अलग अलग कॉज हैं। जो मेन प्रकार है यानी मुख्य जो कॉज है वो हम लोग देखते हैं। पहला है कि सीवियर अगर डायरिया और वोमिटिंग होती है तो डिहाइड्रेशन कॉज कर सकता है। सेकेंड, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, इन स्टमक और इंटेस्टाइन का फंक्शन डिसऑर्डर हो जाना। थर्ड की बात कर लेते हैं तो रीनल डिसऑर्डर यानी किडनी माल फंक्शनल हो जाना, जिसके कारण एक्सेस यूरिन का आउटपुट होता है और वाटर का लॉस होता है हमारे बॉडी में। चौथा कंडीशन अगर देखेंगे, चौथा कॉज देखेंगे तो इंडोक्राइनल डिसऑर्डर हो जाना, यानी बॉडी का जो इंडोक्राइन ग्लैंड है वो माल फंक्शनल हो जाना, जिसके कारण एक्सेस वाटर लॉस होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंडोक्राइन माल फंक्शन हो जाने का यानी इंडोक्राइन डिसऑर्डर का डायबिटीज। डायबिटीज में एक्सेस वाटर लॉस होता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने बताया डायबिटीज है। अब नेक्स्ट कॉज की बात कर ले तो नेक्स्ट कॉज है कम वाटर इंटेक यानी कम पानी पीना। 7th नंबर पे जो कॉज आता है वो है हीट फ्रस्ट्रेशन। हीट फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है एक्सेस स्वेटिंग होना, यानी ज़्यादा पसीना निकालना या सीवियर स्वेटिंग होना, बहुत अधिक सीवियर स्वेटिंग हो रहा है। और अगला अगर कॉज की बात कर लेते हैं तो डायरेटिक इस्तेमाल करना। कंटिन्यू लॉन्ग टर्म डायरेटिक इस्तेमाल करने के कारण बॉडी का फ्लूइड लॉस होता है और बॉडी डिहाइड्रेशन का कंडीशन में जाता है। अब सवाल आता है कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर या वेरी सीवियर डिहाइड्रेशन है। ठीक, क्लासिफिकेशन देखा था तो हम लोग कैसे पहचानेंगे, कुछ साइन और सिम्टम्स होगा हम लोग पहचानेंगे जिसके आधार पर कि कौन सा डिहाइड्रेशन का है, यानी साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं माइल्ड और मॉडरेट डिहाइड्रेशन के बारे में। इसका साइन और सिम्टम्स क्या होगा, देखो इसमें जनरली ड्राइनेस ऑफ माउथ, मुंह सूखना, क्लियर, प्यास अधिक लगना, पसीना थोड़ा कम निकलना, यूरिन का फॉर्मेशन कम होना, हेडेक यानी सर दर्द करना, डिजीनेस, वीकनेस, आर्म्स और लेग्स में क्रैम्प्स आना, ये सब मेजर सिम्टम्स है माइल्ड एंड मॉडरेट डिहाइड्रेशन का। सीवियर डिहाइड्रेशन में जनरली ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज होता है, यानी ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होना, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होना, लो ब्लड प्रेशर, हाइपरवोलेमिक कार्डियक शॉक भी हो सकता है सीवियर डिहाइड्रेशन में। और वेरी सीवियर डिहाइड्रेशन में जनरली देखेंगे तो बॉडी का कुछ ऑर्गन है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, जैसे में ब्रेन, लीवर, किडनी, ये सब डैमेज होना शुरू हो जाएगा। वेरी सीवियर डिहाइड्रेशन के कंडीशन में देखते हैं वो मेंटल डिप्रेशन भी होता है, ठीक है, पेशेंट कंफ्यूज भी होगा या किसी में देखा गया है कि पेशेंट कोमा कंडीशन में भी चला जाता है वेरी सीवियर कंडीशन में, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, बच्चों में बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन के कारण सीवियर डायरिया वोमिटिंग होता है, जिसके कारण डिहाइड्रेशन डेवलप हो सकता है। पेरेंट्स इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उसके साइन और सिम्टम्स को नहीं देख पाते, लेकिन जनरली बच्चों में देखा गया है कि बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन के कारण सीवियर डायरिया वोमिटिंग हो रहा है, तो इट मे भी उसमें डिहाइड्रेशन डेवलप हो सकता है। और ओल्ड एज में हायर रिस्क होता है डिहाइड्रेशन का। अब यहाँ तक तो हम लोग बिल्कुल आसान शब्दों में समझ चुके हैं कि डिहाइड्रेशन होता क्या है, इसका कितना टाइप या क्लासिफिकेशन है, कॉज यानी होता कैसे है, और साइन और सिम्टम्स के बारे में हम लोग देख लिए। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, इसका ट्रीटमेंट टोटली डिपेंड करता है डिहाइड्रेशन का सीवियरिटी कितना है, यानी डिहाइड्रेशन कितना सीवियर है। अगर डिहाइड्रेशन माइल्ड है तो सबसे अच्छा तरीका है ड्रिंकिंग ऑफ वाटर एंड स्टॉपिंग फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड लॉस, यानी सबसे अच्छा तरीका है पानी पीना और फ्लूइड को लॉस होना अगर माइल्ड डिहाइड्रेशन है तो। अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है तो सिर्फ ड्रिंकिंग ऑफ वाटर से काम नहीं चलेगा, यानी सिर्फ ड्रिंकिंग ऑफ वाटर काफ़ी नहीं है,
इसके लिए ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चाहिए। बात कर लेते हैं ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के बारे में, यानी ORT के बारे में। तो ये एक वे है डिहाइड्रेशन ट्रीटमेंट का जिसमें ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन अप्लाई किया जाता है। ORS का फॉर्मूला WHO के द्वारा तैयार किया गया है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तैयार किया है। इसमें जनरली कुछ कंपोनेंट होता है, सुन लो कंपोनेंट क्या होता है। एनहाइड्रोज ग्लूकोज होता है ORS के अंदर, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और ट्राइसोडियम साइट्रेट होता है जो ORS का सॉल्यूशन होता है उसके अंदर। WHO के द्वारा ये फॉर्मूला तैयार किया गया है। हाँ, अब बात करते हैं वेरी सीवियर डिहाइड्रेशन के बारे में। तो वेरी सीवियर डिहाइड्रेशन के केस में प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जिसमें नेसेसरी होता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इंट्रावेनस अप्लाई करना। तो हम लोग ने देखा कि डिहाइड्रेशन के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में, साइन और सिम्टम्स के बारे में एंड ट्रीटमेंट। होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक यू।